नमस्कार दोस्तों। इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अनअकैडमी के यूपीएससी हिंदी प्री चैनल पर आप सभी को हम एक ऐसी सामग्री प्रोवाइड कर रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, ताकि न केवल आपकी सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर हो सके, बल्कि आपका यूपीएससी एग्जाम या आप कोई भी सिविल एग्जाम दे रहे हो वो आप बहुत बेहतर तरीके से दे सकें। आपकी इस तैयारी में हमारी भूमिका को अहम बनाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी शर्त केवल इतनी है कि आप हमारी क्लासेस जो चल रही है उसको लगातार देखें, उसका बेहतर तरीके से बार बार विश्लेषण करें, लिखने का प्रयास करें। हम उसकी पूरी पीडीएफ भी जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, 1857। और हमने इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तक पढ़े थे, उसके बाद का टॉपिक है ये। और उसमें है 1857 का विद्रोह। दो पार्ट में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं तो उसको इन पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा इसकी भूमिका, फिर इसका नेचर कैसा था, स्वरूप, उसके बाद इसका तात्कालिक कारण क्या था कि ये विद्रोह क्यों हुआ, उसका इमीडिएट कॉज क्या था, उसके बाद इसका वास्तविक कारण, रियल कॉज इस विद्रोह के कारण क्या थे, और इस विद्रोह के ड्रॉबैक्स मतलब कमियां क्या थी, और विद्रोह का परिणाम क्या रहा। इतने भागों में डिवाइड करके हम देखेंगे। इसका फैक्चुअल पार्ट भी पढ़ने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट सहित कल का जो क्लास होगी उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, ताकि प्री के साथ साथ प्री में जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं उसको बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, वो हमें कैसे करने चाहिए उसका मैं कल डिटेल में बताऊंगा आपको। और हम मेंस का, क्योंकि केवल प्री को फोकस मत कीजिए, मेंस का डिटेल भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, आप सबसे पहले कुछ चीजें जैसे भूमिका। अब भूमिका से पहले भूमिका एक दो लाइन की आपकी होगी। 1857 में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने किया था। परंतु धीरे धीरे उसमें समाज के कई वर्ग भी शामिल हो गए और इस विद्रोह ने लगभग 100 वर्ष पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत में सीधा ब्रिटिश राज स्थापित कर दिया। इसी विद्रोह को इतिहास में 1857 का विद्रोह कहा जाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है, जिसकी शुरुआत सैनिकों के द्वारा हुई, परंतु जल्द ही इसने लगभग समाज के कई वर्गों को अपने साथ ले लिया। ये तो आप इसकी भूमिका करोगे। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न जो प्री के पॉइंट से बहुत बेसिक माने जाते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में पता नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये पूछ ले, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटिश पीएम कौन था, तो उस समय पामस्टन जो था वो ब्रिटिश पीएम था। विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। इस विद्रोह का प्रतीक या चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी, ये निशान थे जिसके माध्यम से विद्रोही एकजुट या डायरेक्शंस को समझते थे। विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी या उस समय की जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसका सेनापति कौन था, तो उत्तर होगा कैम्पबेल। और विद्रोह के समय जो
अंतिम मुगल बादशाह भी साबित हुआ, वो था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। इस विद्रोह की बगावत के बीच सबसे पहले कहां से उठे तो होगा बैरकपुर, पश्चिम बंगाल, जहां पर 34th इन्फेंट्री रुकी हुई थी। वहां पर एक सैनिक था मंगल पांडे, एक सैनिक था मंगल पांडे, जिसने अपने 2 अधिकारियों पर हमला किया था। वे 2 अधिकारी कौन से थे? एक का नाम मैं बता रहा हूं, बाग, लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरा कौन था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ताकि मुझे इस बात का पता रहे कि आप में से कितने लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो लोग हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके पास सबसे पहले सामग्री पहुंचे। क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको क्लास बेहतर लग रही है लेकिन उस पर कमेंट नहीं आ रहा है। हमारी अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म चाहता है कि आप कमेंट कीजिए, हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप विश्वास कीजिए, आप तक पीडीएफ भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी हमारा बहुत बेहतर सहयोग करना होगा। और कोविड-19 का ये जो लॉकडाउन है, इसमें हम आप तक इतनी शानदार सामग्री, विश्लेषण और एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, जितना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इस प्रकार से ट्रेन किया गया है कि सर, बच्चे को ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो आपके पास क्लास में एकदम सामने बैठा हुआ हो। लेकिन हमारा एटीट्यूड और हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार से है कि हम महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने बैठे हो, लेकिन आप सामने बैठकर भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। आप प्रतिक्रिया दीजिए, आप कमेंट कीजिए। आप जैसे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस लिखे, मुझे पता है मैं उनका उत्तर जल्दी दूंगा जब मेंस के हम आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे कल मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करूंगा, तो आप निश्चिंत रहे, आप तो बेहतर तरीके से विश्लेषण करें। अभी बुक्स ना पढ़ करके अभी आप इसको पढ़िए, ये कई बुक्स से इकट्ठा की हुई सामग्री है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, मंगल पांडे। उसके बाद में इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो दिल्ली के पास मेरठ से होती है। दिल्ली के पास मेरठ से होती है, इसको हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इसके आगे हम बढ़े और सबसे पहले देखें इसके स्वरूप को। ध्यान रखना, कोई भी विद्रोह हो, उस विद्रोह का नेचर जो है वो बेसिकली कारणों से बनता है। इसलिए बिना कारण पढ़े हम इसके नेचर को पकड़ नहीं पाएंगे। अब नेचर का मतलब क्या है कि इस विद्रोह के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टिप्पणी व्यक्त की है। वो प्री के पॉइंट से भी आ सकता है, जैसे किस इतिहासकार ने कहा कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो उत्तर होगा वीडी सावरकर। तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा, ये बेसिकली विद्रोह का क्या है? स्वरूप। किसी ने कहा ये न प्रथम था, न भारतीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था, तो उत्तर होगा आरसी मजूमदार। ये तो एक राष्ट्रीय विद्रोह था, नेशनल रिवोल्ट था। बेंजामिन डिजरेली। मतलब जैसे इस विद्रोह के संबंध में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं और फिर हम उसका बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में क्या था। जैसे नंबर वन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा? तो ये कहा वीडी सावरकर ने। ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा, सेकंड पॉइंट जो है, न प्रथम था, न भारतीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? न स्वतंत्रता संग्राम था, तो उत्तर होगा आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा
कि न प्रथम था, न भारतीय था, न स्वतंत्र संग्राम था। तीसरा, ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष था। ये हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के प्रति षड्यंत्र था। ये दोनों किसने कहा है ये मैं आपको कल बताऊंगा, आपको कमेंट करना है। किसी ने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ये कहा है बेंजामिन डिज़रेली ने। तो आप लोग ध्यान रखना, स्वरूप से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विद्रोह का स्वरूप और इसके बारे में ऐसा किस इतिहासकार ने कहा था। ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें से दो मैंने नहीं बताए हैं, बाकी बता दिए। मैं आपको कल जब इसकी मेंस की आंसर राइटिंग कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। और लिखना कल से सीखना शुरू होगा। कल की क्लास से राइटिंग स्किल्स कैसे सीखी जाती है वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे, यहीं से करेंगे। जैसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था तो कैसे प्रश्न हो सकता है, लेकिन यहां पर आप ये ध्यान रखें ये क्या कह रहा है स्वरूप के बारे में। और स्वरूप के बारे में ध्यान रखना, 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसके बारे में इतिहासकारों ने अलग अलग टिप्पणियां की है। किसी ने इसे एक सैन्य विद्रोह कहा है, किसी ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है, किसी ने कहा यह गाय की चर्बी से उत्पन्न एक उत्पाद था, किसी ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसी ने कहा यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, तो किसी ने कहा न प्रथम था, न भारतीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था, तो किसी ने कहा यह बर्बरता, मतलब भारतीय बर्बर थे, बर्बरता और सभ्यता के बीच का संघर्ष था, किसी ने कहा यह हिंदू मुस्लिम का ईसाइयों के प्रति षड्यंत्र था, किसी ने कहा यह विद्रोह था, किसी ने कहा यह क्रांति था। तो एग्जैक्टली क्या था ये देखने के लिए सबसे पहले हमें इसके तात्कालिक कारण और इसके वास्तविक कारण को देखना होगा, तभी हम इस प्रश्न के उत्तर को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये पॉइंट्स आप क्लियर करना। इस स्वरूप वाले को हम कल लगभग 40 मिनट तक इसके नेचर को पढ़ेंगे कि किसने कब कहा, क्यों कहा। जैसे बेंजामिन डिज़रेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कहा, तो आपको पता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और कंपनी के खिलाफ विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश संसद का विपक्ष का नेता कह रहा है ओहो ये तो राष्ट्रीय विद्रोह है, मतलब वो ऐसा कहकर कि कंपनी से सत्ता को छीनना चाहता है। नहीं तो एक अंग्रेज इतिहास व्यक्ति क्यों कहेगा कि नेशनल रिवोल्ट था, क्योंकि रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ था। तो इसको मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, स्वरूप से। ये सब की सब चीजें हैं स्वरूप से संबंधित। अब हम आगे बढ़े और जो पहला पॉइंट होगा आपका, पहला पॉइंट वो होगा कि इस विद्रोह के कारण क्या थे। तो इस विद्रोह का जो कारण है वो कारण पहले वास्तविक ले और फिर तात्कालिक ले। और वास्तविक का मतलब क्या होगा, वास्तविक कारणों का मतलब होगा कि 1757 में बंगाल से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई और 1857 तक पहुंचते पहुंचते उनका लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण हो गया। अब 1757 से लेकर 1857 के बीच में ये जो 100 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, EIC का शासन है, इस शासन के दौरान ऐसे अनेक कारण थे जिन्होंने भारतीय जनता में असंतोष पैदा किया और यही असंतोष जो फूटा इसे भारत के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना के रूप में 1857 का विद्रोह कहा जाता है।
अब पॉइंट्स कौन से थे? तो सबसे पहले हम डिवाइड करें तो विद्रोह का एक कारण राजनीतिक था, विद्रोह का एक कारण आर्थिक था, विद्रोह का एक कारण प्रशासनिक था, विद्रोह का एक कारण प्रशासनिक था, विद्रोह का एक कारण सामाजिक सांस्कृतिक था, विद्रोह का एक कारण सामाजिक सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी कह सकते हो, और विद्रोह का एक कारण सैन्य भी था। और यहीं पर आप अगर इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, जो इस विद्रोह को केवल राजनीतिक आंखों से देखेगा उसको ये विद्रोह राजनीतिक विद्रोह दिखाई देगा। जो इस विद्रोह को केवल आर्थिक नजर से देखेगा उसे यह आर्थिक विद्रोह नजर आएगा। जो इस विद्रोह को धार्मिक कारण से देखेगा उसे धार्मिक विद्रोह नजर आएगा। जो उसे सैन्य कारण से देखेगा उसको ये सिपाही विद्रोह नजर आएगा। जबकि हकीकत में 1857 के विद्रोह का नेचर क्या था? तो इसका उत्तर होगा 1857 का विद्रोह 1757 से लेकर 1857 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में अपनाई गई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। अतः इस विद्रोह को इन समस्त कारणों के समुच्चय के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब हमें केवल इसे केवल राजनीतिक रूप में, राजनीतिक जरूर है लेकिन केवल राजनीतिक नहीं है, क्योंकि उसके साथ में क्या है? आर्थिक भी है। केवल आर्थिक नहीं है क्योंकि उसके साथ में प्रशासनिक भी है। केवल सैन्य नहीं है क्योंकि उसके साथ में राजनीतिक भी है। तो जब नेचर बनेगा, इसका स्वरूप जो बनेगा, वो स्वरूप निर्धारित करते समय अगर इतिहासकार इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है तो कहेगा ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और अगर सैनिक कारण से देख रहा है तो कहेगा सैन्य विद्रोह था। सर हमें क्या मानना है? तो हम स्टूडेंट हैं, हमें बेहतर नंबर लेने हैं और नंबर लेने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, परंतु इन मतों का व्यापक विश्लेषण करने के बाद पता लगता है कि 1857 का विद्रोह 1757 से लेकर 1857 तक की ब्रिटिश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। अतः इस विद्रोह को इन समस्त कारणों के स्वरूप के रूप में, इन समस्त कारणों के समुच्चय के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका स्वरूप कैसा होगा? समस्त कारणों का समुच्चय। उसको मैं आपको बताऊंगा स्किल्स में कैसे लिखेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि तात्कालिक कारण से पहले में देखें कि ऐसे कौन से कारण थे। तात्कालिक कारण मतलब जैसे बारूद का ढेर है, ये बारूद का ढेर है और बारूद का ढेर इकट्ठा हो चुका है और उसमें माचिस की एक तीली लगी और विस्फोट हो गया। तो जो माचिस की तीली है वो तो तात्कालिक कारण है। लोग पहले से ही असंतुष्ट थे और उसमें चर्बी वाले कारतूस जो तात्कालिक कारण थे वो विद्रोह को उत्पन्न कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि चर्बी वाले कारतूस नहीं भी होते, चर्बी वाले कारतूसों की घटना नहीं भी होती, तब भी 1857 का विद्रोह होता। एक साइड में भूल जाऊं आपको बताना कि कुछ कहते हैं कि विद्रोह था, कुछ कहते हैं क्रांति था। इसको लेकर भी काफी उलझने हैं। क्रांति उसको कहते हैं जो संपूर्ण परिवर्तन को लेकर आती है, लेकिन यहां संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासन का अंत नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तित हुई, रही सत्ता अंग्रेजों के हाथों में ही, इसलिए इसे क्रांति के रूप में देखना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। उसको भी हम समझेंगे कि कैसे अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। अब सबसे पहले हम देखें कि इसके जो वास्तविक कारण हैं, उन वास्तविक कारणों में 1857 के विद्रोह के पीछे ऐसे कौन से राजनीतिक कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह को कर दिया या इस विद्रोह को घटित करने में अहम भूमिका अदा कर दी। वो राजनीतिक कारण हम पढ़ चुके हैं।
सिर्फ यहां पर मैं पॉइंट्स लिखूंगा। जैसे राजनीतिक कारणों में एक होगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसको हम कहते हैं शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत। शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, इसके लिए आप पीछे वाली वीडियो देखें। लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था, उसे दिशा निर्देश मिले थे कि एक एकीकृत बाजार का निर्माण किया जाए, जिसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी। परंतु अब कई रियासतें ऐसी थी जो उस एकीकृत बाजार में अवरोध बन रही थी, और ये रियासतें वो थी जिन्होंने ब्रिटिश का राजनीतिक रूप में और आर्थिक रूप में बहुत सहयोग किया था। लेकिन चूंकि वो अब उनके एकीकृत बाजार में खटक रही थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने ये नियम प्रस्तुत किया कि वे ब्रिटिश सुरक्षा प्राप्त रियासतें जिनके अपना खुद का स्वाभाविक पुत्र नहीं है, उस राजा की मृत्यु के बाद उसके राज्य को उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा और उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाएगा। और इस प्रकार कई रियासतों का विलय इसी के अंतर्गत कर दिया गया। जैसे हम पढ़ते हैं, झांसी का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया, और यही कारण है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस बात से असंतुष्ट होकर वो भी विद्रोह में कूद पड़ेगी। तो यहां पर पहला कारण होगा राजनीतिक, और राजनीतिक में पहला कारण होगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। ये क्या थी, इसका मैंने डिटेल में आपको पीछे वाले वीडियो में बता दिया है, आप पीछे जाके देखें उसको। नंबर 1। नंबर 2, जब लॉर्ड डलहौजी अवध, जो उस समय का सबसे बड़ा बाजार था, उसका विलय इस सिद्धांत के तहत जब नहीं कर सका, तो उसने बहाना बनाया कि अवध में कुप्रशासन है, और अवध में कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसने 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। इससे अवध के लोग नाराज हुए, इसलिए अवध के लोगों ने 1857 के विद्रोह में व्यापक स्तर पर भागीदारी की। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। जब कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को छीन लिया गया, तब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। हालांकि अंत में उसे भागकर नेपाल भागना पड़ा। तो दूसरा कारण, राजनीतिक में ही दूसरा कारण होगा अवध का विलय। और ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसके पास उस समय लगभग 3,11,000 सैनिक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उन 3,11,000 सैनिकों में हजारों की संख्या में सैनिक केवल अवध से थे। जैसे मंगल पांडे अवध से थे, और उन सैनिकों को लगा कि अब अवध का भी वही हश्र होगा जो बंगाल का हुआ। उनको इस बात का पता था बंगाल में रहते हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को किस प्रकार से तहस नहस कर दिया, किस प्रकार से बंगाल के किसानों को लूटा है, किस प्रकार से बंगाल की जमीन का दोहन किया है। इस बात का पता ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को था, और ये अधिकांश सैनिक अवध से थे। इसलिए कहते हैं मंगल पांडे एक वर्दीधारी किसान था। मतलब उसने वर्दी जरूर पहन रखी है, लेकिन आत्मा से और संस्कृति से वो किसान है, और उसे ऐसा महसूस हो गया कि अब मेरे अवध का भी वही हाल होगा जो बंगाल का हुआ है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, कई राजाओं की पेंशन को बंद कर दिया गया। कई राजाओं की पेंशन को बंद कर दिया गया, कईयों से उपाधियां छीन ली गई। जिनकी पेंशन बंद की गई और जिनकी उपाधियां छीनी गई, वे सब के सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन बन गए। जैसे मैं आपको बताऊं, अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव सेकंड। उस बाजीराव सेकंड के खुद का बेटा नहीं था,
और बाजीराव सेकंड खुद एक अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था पूना संधि के तहत, और उसे कानपुर के पास बिठूर नामक जगह पर रखा गया था। इसलिए कानपुर से विद्रोह करेगा नाना साहब। क्यों करेगा? क्योंकि बाजीराव सेकंड के बाद उसके दत्तक बेटे नाना साहब अर्थात धोंदू पंत कि जब पेंशन को रोका गया तो नाना साहब ने 1857 में विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना, यहां पर राष्ट्र की आवाज नहीं है, यहां पर हर एक का अपना अपना कोई ना कोई हित है, और यह हित ही इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहने से रोकता है। उसका हम बहुत बेहतर एनालिसिस करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है। उसका एनालिसिस कल हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। अब पहला लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, दूसरा अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर करना, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में अधिकांश सैनिक अवध से थे और वो वर्दीधारी किसान था। तीसरा, कई राजाओं की पेंशन बंद कर दी गई और कईयों की उपाधियां छीन ली गई, ये भी कारण होगा। चौथा कारण था, फोर्थ जो रीजन होगा, कई जमींदारों से उनकी जमींदारियां छीन ली गई। इसका मतलब क्या होगा? मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के तहत बंगाल की जमीन का स्वामी एक ही झटके में जमींदारों को बना दिया गया था और उनके साथ एक बंदोबस्त किया गया था जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। उस स्थायी बंदोबस्त के तहत एक निश्चित क्षेत्र की जमीन का मालिक जमींदार को बना दिया गया, लेकिन शर्त केवल इतनी थी कि वह निश्चित समय पर, जिसको हम कहते हैं सूर्यास्त का नियम, निश्चित तिथि को सूर्यास्त से पहले उसे राजस्व जमा कराना होता था। परंतु जिन क्षेत्रों के लोग या जिन क्षेत्रों के जमींदार ये राजस्व जमा नहीं करा पाए, उनकी जमींदारियां छीन ली गई और वही जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तो ये भी आपका होगा जमींदार। एक पांचवा होगा, लॉर्ड कैनिंग जो था, उस लॉर्ड कैनिंग ने ये कह दिया था, क्या कहा लॉर्ड कैनिंग ने? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह के बाद मुगल बादशाह का पद नहीं होगा, एवं लाल किले से रवानगी की बात भी कर दी गई थी। इसके कारण जो मुगल समर्थक थे वो नाराज हो गए, और ये इन सब लोगों ने, जैसे बख्त खां, सैयद खान, खान बहादुर, ये मुगल समर्थक थे और ये 1857 के विद्रोह में भाग लेते हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कल। तो ये पहला कारण होगा कौन सा? राजनीतिक। और राजनीतिक के जितने पॉइंट हैं उसको डिटेल में हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद जो दूसरा कारण होगा, सेकंड कोज जो होगा, वो होगा आर्थिक कारण। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने अगर सबसे ज्यादा हमारा जो शोषण किया वो आर्थिक आधार पर किया। पीठ पर लात तो व्यक्ति फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन जब पेट पर लात लगती है तो उसको अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता। ये तो हम भारतीय थे जिन्होंने 100 साल तक सहन किया। आप देखिए 1757 से 1857 अवधि कितनी हुई? 100 वर्ष। आप हमारे पेशेंस को चेक कीजिए, हमारे बुजुर्ग कितने धैर्यवान थे कि वो 100 साल तक आर्थिक शोषण करवाते रहे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और आपको पता होगा कि मैंने आर्थिक शोषण का ये पूरा चैप्टर 3 चरणों के माध्यम से बताया था: वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आप वो वीडियो देखें। यहां पर सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि अंग्रेजों ने नंबर 1
वे लगातार भारत का राजस्व लेते रहे और भारत का राजस्व भारत की बाहर जाता रहा। इससे भारतीय धन का निष्कासन हुआ, जिसे ड्रेन वेल्थ कहा जाता है, और इससे भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ी। गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ी। जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव चरम पर होगा और यूरोप में उनकी आर्थिक नाकेबंदी हो जाएगी, तब भारत को ब्रिटिश वस्तुओं, जो तैयार माल था, उसके बाजार के रूप में पेश किया जाएगा। तो उसके कारण जब वो तैयार माल यहां पे लाएंगे, तो भारत का जो तैयार माल था वो था हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट। जब वो तैयार माल आएंगे और हमारे माल को हतोत्साहित करेंगे, तो हमारे हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन कर जाएगी, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारा तो वैसे ही अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ है, हमारा तो यहां पर वैसे ही एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब हस्तशिल्प का पतन होगा, तो जो लोग हस्तशिल्प उद्योग से बेरोजगार होंगे वो कृषि पर जाएंगे। और क्योंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में कच्चे माल की मांग ज्यादा थी, इसलिए कच्चे माल पर बल देने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मतलब कृषि पर भार बढ़ा। कृषि पर भार क्यों बढ़ा? क्योंकि ब्रिटिश भारत में जो शासन था वो कच्चे माल की मांग करने लगे। कच्चे माल की मांग क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए। वही कच्चा माल तैयार होकर भारत में आता था, जिसको हम कहते हैं तैयार माल। जब तैयार माल उनका आएगा तो हमारे हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा। इसलिए जिस समय उनका औद्योगिकरण हुआ, उस समय हमारा विऔद्योगिकरण हो गया। तो एक पॉइंट यह आएगा, राजस्व धन का निष्कासन होना, हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना, कच्चे माल पर बल देने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण हुआ। चौथा परंपरागत अर्थव्यवस्था का विनाश होना। परंपरागत अर्थव्यवस्था का विनाश होना। ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या थी कि लेन देन चलता था, गेहूं के बदले कटिंग करवा लेते थे, इसके बदले ये काम, एक लेन देन अंदर चलता था। कहीं ना कहीं ब्रिटिश नीतियों ने उस ट्रेडिशनल इकोनॉमी पर प्रहार किया। अधिकतम राजस्व वसूलने से किसान के हालात बदतर हो गए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने से किसान भूमिहीन हो गया। केवल कच्चे माल पर बल देने से हस्तशिल्प उद्योग में काम करने वाले लोग भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ गए और बहुत सारी रियासतों का विलय जब ब्रिटिश भारत में कर दिया गया, तो उन रियासतों में काम करने वाले कवि, सैनिक बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया। जब परंपरागत अर्थव्यवस्था का विनाश हुआ और आर्थिक हालात खराब हुए, तो 1857 के विद्रोह को करवाने में इस आर्थिक कारक की भी बड़ी भूमिका थी। साथ ही साथ छठा पॉइंट आप ये भी डाल सकते हो, पांचवा कि स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी, जो कि एक प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम था दक्षिण भारत के अंदर, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था जैसे भू राजस्व प्रणालियों ने किसानों का खून चूसने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और इस आर्थिक कारणों ने आर्थिक असंतोष को पैदा किया और इसी आर्थिक असंतोष ने इतिहास में जिस विद्रोह को जन्म दिया, उसे ही हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो 2 पॉइंट मैंने बताया आपको। पहला आपका राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, और तीसरा जो कारण होगा वो प्रशासनिक होगा। प्रशासनिक कारणों को आप ऐसे समझिए कि अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार किए, नई पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, नई सिविल सेवा की स्थापना की। लेकिन इनमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार था कि पुलिस ही
जैसे खेत के चारों ओर बाड़ बनाई जाती है, वो बाढ़ ही खेत को खाने लगी। मतलब पुलिस भ्रष्टाचार का एक बड़ा तंत्र बन गया। और इस सिविल सेवा ने किसानों से रेवेन्यू वसूलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। साथ ही साथ जो आधुनिक कदम उठाए हैं, जैसे रेलवे की स्थापना, निश्चित रूप से हमें एक परिवहन का साधन प्राप्त हुआ, लेकिन इसी रेलवे ने भारत से कच्चा माल को ले जाने और तैयार माल को लाने और सैनिकों की आवाजाही को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करके हमारे शोषण की गति को कई गुना तेज कर दिया। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या था कि ब्रिटिश ने भारत में शासन करते हुए कई सामाजिक सुधार किए। और मैंने पूरा बताया था आपको कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स क्यों किए। जैसे सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कर दिया गया, एज ऑफ कंसेंट 1860 में पास किया गया, कन्या हत्या को रोकने का प्रयास किया गया, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जब ये परंपराओं पर गैर कानूनी घोषित किया गया तो निश्चित रूप से आज की तारीख में हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उस समय का जो रूढ़िवादी समाज था, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में भी लव मैरिज करना कानूनी रूप से सही है, लेकिन क्या हमारा परंपरावादी समाज आज भी इसकी अनुमति देता है? नहीं। और आपको पता है भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में और दिल्ली के नाक के नीचे दिल्ली और हरियाणा में ऑनर किलिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं होती है। इसका मतलब वहां का परंपरागत समाज आज भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअल मैरिज को अनुमति प्रदान कर दी है। तो क्या हमारा समाज उसे स्वीकार कर सकता है? नहीं, अभी वक्त लगेगा, क्योंकि समाज में कई चीजें व्यवहारिक स्तर पर लागू करने में समय लगता है। तो इसी प्रकार जब समाज में बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए गए तो उस समय का जो परंपरागत रूढ़िवादी समाज था वो अंग्रेजों के इन सुधारों से नाराज हो गया। और जब वो समाज नाराज हुआ तो उसने इस विद्रोह में हिस्सा लिया और उसी को कहते हैं 1857 का विद्रोह। तो पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा प्रशासनिक, सामाजिक सांस्कृतिक में आप ये भी जोड़ सकते हो, जैसे धार्मिक प्रतीकों पर भी हमला किया गया था। दाढ़ी पर, ये सब तिलक लगाने पर, पगड़ी बांधने पर, इस पर भी ये भी एक प्रकार का धार्मिक सांस्कृतिक हमला था। और एक पॉइंट ये भी ला सकते हो कि भारत में ब्रिटिश संसद ने ईसाई मिशनरियों को लीगली अलाउ करके धर्म परिवर्तन को लीगली स्वीकार कर लिया था। जब बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे थे तो ये भी हमारे धर्म पर एक प्रकार का आघात था। इस कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये पॉइंट्स आपके आएंगे। एक हम पढ़ेंगे सैन्य कारण, कि इस विद्रोह का सैन्य कारण क्या था। इस विद्रोह का सैन्य कारण क्या था, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री कॉज। तो इस विद्रोह का सैन्य कारण में एक तो आप पहला पॉइंट ध्यान रखना कि सैनिक जो था, सैनिक कारण रखना, सैनिक एक वर्दीधारी किसान था। वर्दीधारी किसान था मतलब उसने भले ही सेना की ड्रेस पहन रखी हो, लेकिन अंतरात्मा से किसान था, किसान परिवार से था। इसलिए जब उसकी रियासत में किसानों पर अत्याचार होने लगे, भू राजस्व बहुत अधिक लिया जाने लगा, तो वो भी आहत था। पहला पॉइंट। दूसरा, इन सैनिकों के साथ बहुत बड़े स्तर पर नस्लीय भेदभाव होता था। आप देखिए, आपको शायद अचंभा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1757 से 1857 तक लगभग 100 साल तक भारत पे शासन किया, 1857 के विद्रोह के समय इस कंपनी के पास
मतलब EIC की जो सेना थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसमें सैनिकों की संख्या थी 3,11,400 के आसपास। मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं, न पूछा जाएगा। 3,11,400 सैनिक थे। और आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी सेना है। आज यूरोप के अच्छे से अच्छे देश के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है जो कि एक कंपनी के पास में थी। और यहां इससे भी ज्यादा अचंभा करने वाला जो बिंदु है वो क्या है कि इस 3,11,000 सैनिकों में 2,65,900 सैनिक भारतीय थे। वापस रिपीट कर रहा हूं, कुल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सैनिक थे 3,11,400 और इसमें से 2,65,000 सैनिक भारतीय थे। मतलब जो यूरोपियंस थे उनकी संख्या 45,000 के आसपास ही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि अंग्रेजों ने भारत को जीता भारतीयों के माध्यम से। और 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को जल्दी कुचल दिया गया। मतलब कंपनी में जितने लोगों ने विद्रोह किया उससे ज्यादा लोग कंपनी का साथ देने वाले थे और वो भारतीय थे, क्योंकि वो नमक हरामी नहीं कर सकते थे और राष्ट्र की संकल्पना उस समय थी नहीं। इसलिए आप देखिए, ये जो 2,65,000 सैनिक, 2,65,900 सैनिक जो भारतीय थे और बाकी सैनिक जो यूरोपियन थे, इन सैनिकों के बीच में बहुत बड़े स्तर पर नस्ली भेदभाव होता था। और नस्ली भेदभाव का मतलब काले गोरे का भेद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े रैंकर्स थे सेना के अंदर, बड़े पद, वो सब के सब बड़े बड़े पद यूरोपियंस के पास में थे, अंग्रेजों के पास में थे। भारतीय अधिकतर सैनिक थे। और अगर कोई भारतीय कोई बड़े पद तक पहुंचता था तो रिटायरमेंट तक वो सूबेदार तक पहुंच पाता था, उसको उस पद तक पर भी पहुंचने से रोका जाता था। इसका मतलब उनके साथ भेदभाव होता था। साथ ही साथ 1853 से लेकर 54, 55, 56 के बीच में कुछ ऐसे कानून बने, जैसे समुद्र यात्राएं, कि अब आपको समुद्र यात्राएं करनी पड़ेगी। उनके धार्मिक प्रतीक जो थे उनको लीगली स्वीकार नहीं किया गया। और सबसे बड़ी घटना क्या थी? चर्बी वाले कारतूस, जिसको मैं समझाऊंगा। तो ये सब के सब आएंगे सैन्य कारण के अंदर। अब मैंने कहा कि 1857 के विद्रोह का वास्तविक कारण 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्ष के शासन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य नीतियां थी, इन नीतियों ने तत्कालीन भारतीय जनता में एक ऐसा असंतोष पैदा किया कि बारूद का ढेर इकट्ठा हो चुका था। सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी और वो चिंगारी का काम किया उस तात्कालिक कारण ने। और वो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। अभी तात्कालिक कारण क्या था, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण में सबसे पहले आप देखना कि 1850 के दशक में, मतलब विद्रोह से कुछ समय पहले ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना के सैनिकों को परंपरागत राइफल्स के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल दी। इस नई एनफील्ड राइफल में नए कारतूस दिए गए, और जो कारतूस दिए गए उनको राइफल में लोडिंग करने से पहले उनके ऊपर एक कवर लगा हुआ था। कहते हैं कि ये जो
कारतूस के ऊपर जो कवर था, इस कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। कहते हैं कि ये जो कवर था, ये गाय या सुअर की चर्बी से बना था, ऐसी अफवाह कंपनी के सैनिकों के बीच में फैल गई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, गाय प्राचीन काल से ही हमारी भारतीय संस्कृति में स्थान अत्यंत पूजनीय रूप में रखती है। और गाय की चर्बी का मतलब होगा कि गौ हत्या। और एक हिंदू संस्कृति का व्यक्ति अगर उस खोल को अपने दांतों से खोलता है तो जाहिर सी बात है उसके धार्मिक भावनाओं पर आघात होगा। और निश्चित रूप से यह आघात इन चर्बी वाले कारतूसों ने किया। साथ ही साथ आप लोग जानते होंगे कि सुअर को इस्लाम में हराम बताया गया है, अर्थात सुअर की चर्बी या उसका मीट इस्लाम में नहीं खाया जाता है, हराम माना जाता है उसको। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रकार के सैनिक थे। और जब इन एनफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रयोग किया गया तो तेज गति से आग की तरह यह बात कंपनी के सैनिकों के मध्य फैल गई। कहते हैं कि इसकी सबसे पहली आवाज दमदम में उठी, पश्चिम बंगाल। लेकिन इस घटना का सबसे पहले जो अवतरण हुआ वो 34वीं इन्फेंट्री जो बैरकपुर में रुकी हुई थी वहां पे हुआ, जब मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों पर हमला किया। यह बात है 29 मार्च 1857 की। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे हमला करते हैं और 8 अप्रैल, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। मंगल पांडे एक वर्दीधारी किसान था। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछे, हम कल इसका मेंस में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ ले 1857 का विद्रोह गाय की चर्बी से उत्पन्न एक उत्पाद था। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। यह क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? 1857 का विद्रोह गाय की चर्बी से उत्पन्न एक उत्पाद था। क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। आप देखिए 90% लड़के जो मेंस देंगे वो जब उत्तर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1857 के विद्रोह का एक कारण चर्बी वाला कारतूस था। यह कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बना था। नई एनफील्ड राइफल में इसको भरने से पहले, लोड करने से पहले इस कारतूस पे लगे कवर को मुंह से काटना पड़ता था, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम धर्म के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। और आहत होने से मंगल पांडे ने यह किया, मेरठ में गए, फिर ये हुआ। इस आधार पे कहा जा सकता है कि गाय की चर्बी से उत्पन्न एक उत्पाद था। और अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन हुआ और आपने ये उत्तर लिखा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको नंबर मिलेंगे
तो नंबर मिलेंगे मात्र 2 नंबर। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आईएएस बनता है मेंस के आधार पर, आरएस बनता है मेंस के आधार पर, यूपीपीसीएस में सिविल सेवा को पास करता है मेंस के आधार पर, और मेंस में नंबर दिए नहीं जाते हैं कभी भी। आप सोचते होगे कि आपको यूपीएससी नंबर देगी, नहीं, नंबर दिए नहीं जाते हैं बल्कि छीने जाते हैं। और छीनने के लिए आपके अंदर क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, और क्वालिटी के लिए आपके पास लेखन शैली का होना जरूरी है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को लिखें पहले। क्या 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह गाय की चर्बी से उत्पन्न एक उत्पाद था? क्या आप सहमत हैं? नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। मैंने आंसर राइटिंग लिखते समय समझाया आपको कि कभी भी आप इस साइड से मत देखिए। ये तुम्हें पता लग गया कि ये 1857 को पूछ रहा है। और एक चीज और बताऊं, इतिहास का विषय, इतिहास का छात्र अगर एमए हिस्ट्री किया हुआ है तो मुझे लगता है कि वहां से सही उत्तर आने की संभावना कम होगी, और कोई आईआईटीएन या डॉक्टर या तकनीकी फील्ड वाला ज्यादा बेहतर लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि आर्ट्स वाले के पास थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उसे 1857 का विद्रोह कम नहीं आता, बहुत आता है। जब बहुत आता है तो क्या छोड़े और क्या लिखे, ये उसके सामने समस्या होगी। और तकनीकी वाले को इस बात का पता होगा कि सबसे पहले हमें यह ढूंढना है कि पूछ क्या रहा है। इस विद्रोह का भूमिका पूछ रहा है, स्वरूप पूछ रहा है, तात्कालिक कारण पूछ रहा है, वास्तविक कारण पूछ रहा है, कमियां पूछ रहा है, या परिणाम पूछ रहा है। तो उत्तर होगा ये इस विद्रोह का क्या पूछ रहा है? स्वरूप पूछ रहा है। और देखिए आप यहां लिखा हुआ है, क्या आप सहमत हैं? नहीं तो, मतलब सहमत नहीं होना है, नहीं तो अपना मत प्रस्तुत कीजिए। तो जाहिर सी बात है हमें इसे इस रूप में नहीं लिखना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो मेरी बात को ध्यान से सुना। स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट होगा 1857 का विद्रोह, और स्टार्टिंग में हम ध्यान रखेंगे इसके 3 पैरा बनाएंगे। एक जिसमें भूमिका, 2 जिसमें पूरा उत्तर आएगा, तीसरा निष्कर्ष होगा। 3 पार्ट में इसका उत्तर आएगा। अब जो इसकी भूमिका बनेगी, उस भूमिका में यह बताना जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस पर पूछ रहा है। तो उत्तर होगा स्वरूप। कैसे लिखेंगे? 1857, पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं यहां से। 1857 का विद्रोह जो आधुनिक भारत के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है, के स्वरूप के संबंध में एक मत यह भी है, परंतु इस मत को स्वीकार करना कठिन है। यह सत्य है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इन कारतूसों ने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिसके कारण कंपनी की सेना के नेतृत्व में यह विद्रोह उत्पन्न हो गया। इस आधार पर कुछ इतिहासकारों ने इसे गाय की चर्बी से उत्पन्न उत्पात माना है। पैरा चेंज करेंगे। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो गाय की चर्बी से इतना बड़ा उत्पात नहीं हो सकता। अर्थात 1857 का विद्रोह 1757 से लेकर 1857 तक की ब्रिटिश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक एवं सैन्य नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 100 वर्षों के शासनकाल में अपनी नीतियों के माध्यम से जो शोषण किया, उससे बारूद का एक ढेर इकट्ठा हो चुका था, और उस बारूद के ढेर में इन चर्बी वाले कारतूसों ने माचिस की तीली का काम किया, चिंगारी का काम किया, जिससे विद्रोह भड़क उठा। अतः इस विद्रोह को
गाय की चर्बी से उत्पन्न उत्पाद कहना इसके स्वरूप को बहुत कम करके आंकना होगा। वास्तविकता में ये ब्रिटिश शासनकाल के 100 वर्षों में उनकी नीतियों के प्रति उपजा एक असंतोष था। हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति था। बस ये आपका उत्तर होगा। राष्ट्रवाद में भारतीय राष्ट्रवाद नहीं लिखेंगे क्योंकि भारत उस समय है ही नहीं। ये राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो, मैंने कहीं पर भी गाय की चर्बी वाले मुद्दे को मुद्दा बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि सैनिकों में तात्कालिक कारण था, वास्तविक कारण जो मैंने बताए वो होंगे। लेकिन उत्तर लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि स्वरूप में कारण भी नहीं बताने होते हैं, बल्कि उत्तर इस प्रकार से पूरी लय में प्रस्तुत किया जाता है कि न हमने कोई पॉइंट लिखा न कुछ और लिखा और पूरा उत्तर की अभिव्यक्ति सामने आ गई। जो आपके दिमाग में चल रहा है उसी को आपको व्यक्त करना है। जिस दिन ये अभिव्यक्ति आपके पास में होगी, आपको दुनिया की कोई ताकत आईएएस या आरएएस या सिविल सर्वेंट बनने से रोक नहीं सकती। तो ये आपका होगा तात्कालिक कारण। एक, जब ये तात्कालिक कारण था तो कल की क्लास जो होगी उसमें आप भी तैयार करना, हम भी तैयार करेंगे। बैरकपुर से जो चीज आवाज उठी वो जल्दी ही मेरठ पहुंच गई। कहते हैं कि मेरठ में तीसरी घुड़सवार सेना थी और उसके 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का, 90 में से 85 ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन 85 को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया। यह घटनाक्रम अप्रैल का है। इस प्रकार के घटनाक्रम से उनके साथी भी आहत थे और उन्होंने 10 मई 1857 को अपने साथी सैनिकों को छुड़वा लिया। मेरठ में अपने अधिकारियों को मार डाला और रात में ही वो दिल्ली की ओर रवाना हो गए और सुबह तक मतलब 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर क्योंकि उनके पास कोई टारगेटेड जगह नहीं थी कहां जाएं, तो भारत में सत्ता का केंद्र लाल किला था अंग्रेजों से पहले, तो लाल किले में घुस गए और उन्होंने शक्तिहीन जर्जर मुगल बादशाह को अपना सेनापति बनाने का प्रयास किया। हालांकि बहादुर शाह जफर ने मना कर दिया था क्योंकि वो अंग्रेजों से भयभीत था, उसका पेंशनर था, उसे इस बात का पता था कि मेरे पास ताकत नहीं है। लेकिन कहते हैं बहादुर शाह जफर की एक युवा पत्नी के कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का ताज पहना दिया गया और इसी के साथ बिगुल बज गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसका मुख्य केंद्र उत्तर भारत था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे मजबूत स्तंभ अर्थात सेना ने विद्रोह करने से कहीं ना कहीं उसका एक पिलर टूट गया। जब उसका मेन पिलर टूटेगा तो यही कारण है कि भारत में 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब एक पॉइंट हम और देखें, कल हम देखेंगे इसका विस्तार कहां कहां पे हुआ। उससे पहले मैं 1857 के विद्रोह की कुछ कमियों के बारे में आपके सामने विश्लेषण करूं कि इस विद्रोह की कमियां क्या थी, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसकी कमियां, ये पूरा एक साथ आप देखोगे। और इस विद्रोह की कमियां क्या थी, तो विद्रोह की पहली कमी जो है वो था इस विद्रोह के पास केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। मतलब 1857 के विद्रोहियों के पास सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था।
कोई ऐसी एक लीडरशिप नहीं थी जिसके आह्वान पर ये सब एकजुट हो सके। पहला पॉइंट। दूसरा इनके पास आधुनिक हथियारों का न होना, आधुनिक हथियारों का न होना, जबकि ब्रिटिश के पास एक से एक हथियार थे। तीसरा दक्षिण भारत, पश्चिम भारत एवं पूर्वी भारत में ये फैल ही नहीं सका। मतलब अगर हम पश्चिम और पूर्व के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो ये फैला ही नहीं। अर्थात इस विद्रोह का मुख्य केंद्र केवल उत्तर भारत रहा। अगर दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत मिल जाते तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती। और चौथा कारण होगा समाज की युवा पढ़े लिखे वर्ग ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो सही है। लेकिन शायद वो भी शिक्षित होकर भी अशिक्षित थे, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए कि जो सुधार कर रहे हैं उसके बदले भारत से कितना वसूला गया। उसके बाद 1.5वां आपका होगा, और वो था बड़े बड़े जमींदारों एवं राजाओं ने, राजा कौन से, जो रियासतों के थे, राजाओं ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बड़े बड़े जमींदार स्थायी बंदोबस्त के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन समाप्त होता तो उनके हित मारे जाते, और उन्हें रेवेन्यू चूंकि मिल रहा था, रेवेन्यू का हिस्सा उनको मिल रहा था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग खुद कहता है, लॉर्ड कैनिंग अपने समर्थक जमींदारों और राजाओं को एक साथ लपेटते हुए क्या कहता है कि यदि ये बांध नहीं होते, ये डैम नहीं होते, तो ये तूफान हमें उड़ा कर ले जाता। वो डैम या बांध किसको कहता है? बड़े बड़े जमींदारों और राजाओं को, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। और एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो थी कि इन्होंने विद्रोह तो किया, लेकिन विद्रोहियों के अलग अलग हित हैं। लक्ष्मीबाई का झांसी, नाना साहब की पेंशन, बेगम हजरत महल का अवध, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हित है। जब कोई ना कोई हित है, और जो सैनिक भी थे उन्हें इस बात का पता नहीं था कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या करना है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भारत में 1857 के विद्रोह के बाद भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बाद भी भारत में सीधा ब्रिटिश राज स्टैब्लिश हो गया, इसका मतलब उन्हें जानकारी नहीं थी किसकी? औपनिवेशिक शासन की समझ का अभाव था कि औपनिवेशिक शासन क्या होता है। उस औपनिवेशिक शासन की समझ का अभाव था। तो ये भी एक कारण होगा। तो ये विद्रोह की कमियां थी। कल हम पढ़ेंगे इस विद्रोह का स्वरूप, इसके मुख्य केंद्र और इसके परिणाम क्या हुए। कल हम लगभग आधे घंटे तक मैं आपको एक एक कथन कारण वाले क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा कि वहां से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, मेंस में आते हैं तो कैसे बनते हैं, मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके प्री में भी आपका सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।